ऐसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री की जितने भी महत्वपूर्ण परिभाषा या फिर महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है मेरे भाई। अगर आपने वीडियो क्लिक कर दिया है ना तो वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कम से कम जितने भी केमिस्ट्री के जितने भी इंपॉर्टेंट परिभाषा हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आज की वीडियो में आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप इसका PDF चाहिए ना, PDF चाहिए तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर नंबर लिखा होगा या फिर लिंक लगी होगी। जी हाँ दोस्तों, चलिए समझ गए ना मेरा कहना। तो चलिए आज बात करता हूँ, आंसर सही बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर आप आज के हर एक क्वेश्चन का आंसर के साथ बताएंगे। पहला नंबर क्या क्वेश्चन है मेरे भाई, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। ठीक, ये बहुत आसान है मेरे भाई, इसको कैसे याद करना है पूरा सब कुछ बताऊंगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि जब किसी धातु की क्षण, क्या लिखा है, जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है। मैंने क्या बोला कि जब किसी धातु की क्षण 25 डिग्री सेल्सियस पर धातु के लवण की विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के बीच जो विभवांतर उत्पन्न होता है उससे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसे E0 से प्रदर्शित करते हैं। रही बात इसकी भैया, इसका सूत्र क्या होता है, तो सूत्र की बात की जाए तो E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बटे NF। N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, मतलब जो संख्या रहती है N संख्या होता है। लॉग हो जाएगा 1/m के घात n प्लस ब्रैकेट क्लोज। ये रहा मेरे भाई मानक इलेक्ट्रोड विभव का परिभाषा किसे कहते हैं, मैंने बता दिया। किससे लिखते हैं, E0 से लिखते हैं। सूत्र किसका क्या होता है, तो भैया ये सूत्र रहा। सब कुछ क्लियर हो गया है। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, वहीं पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक मेरे भाई, चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। दूसरा नंबर क्वेश्चन लिया है शून्य कोट की अभिक्रिया किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये 5 नंबर का पूछा था, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई कि वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति, ध्यान देना मेरे भाई, एकदम जैसे लिखा हूँ वैसे ही लिखना आपको, तभी आपका 5 नंबर क्लियर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। ठीक मेरे भाई, ध्यान रहे, अच्छे से लिखना है राइटिंग के साथ। वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उसे शून्य कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही, बिल्कुल सही सुना। ठीक, क्या लिखा है, वह अभिक्रिया जिसकी प्रगति में अभिकारक के किसी भी अणु का सांद्रण परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, उस शून्य कोट की अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण की बात की जाए तो इसका उदाहरण हो जाएगा सूर्य के प्रकाश में या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H2 व Cl2 का संयोग। समझ गए ना, तो H2 + Cl2 से आपका क्या बन जाएगा 2HCl, किसके उपस्थिति में, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये समीकरण अगर आप लिखते हो तब आपको नंबर दे जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री के अंतर्गत समीकरण लिखना बहुत जरूरी है। ठीक, शून्य कोट के, इसको भी आपको लिखना होगा कि शून्य कोट के, है ना, वेग स्थिरांक का व्यंजक, ये भी पूरा आपको लिखना, क्योंकि 5 नंबर पूछाएगा ना। तो इसका यहाँ तक क्या हो जाएगा, शून्य कोट की अभिक्रिया की वेग स्थिरांक का व्यंजक x बराबर KT है। ठीक, KT है, x क्या है, अभिकारक है, A की वह मात्रा है। ठीक, A की वह मात्रा है जो T समय में अभिक्रिया करती है, और K अभिक्रिया का वेग स्थिरांक है। तो ध्यान रहे, शून्य कोट अभिक्रिया अगर आप हेडिंग डाले हो, अगर आता है क्वेश्चन तो इसको यहाँ तक पूरा व्यंजक भी लिखना होगा। ठीक, क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछाएगा कि शून्य कोट की अभिक्रिया लिखिए तथा इसका व्यंजक लिखिए। ठीक, तो ये इतना आप लिख देते हो 5 नंबर क्लियर हो जाएगा। नहीं याद है तो याद कर लो। ठीक, अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आप चाहते हो कि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हमें मिलता रहे तो करना कुछ नहीं है भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो पर डे आपको शाम 6 बजे वीडियो मिलती रहेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का। ठीक, बाकी कमेंट कर देना है कल कैसी वीडियो चाहिए, है ना मेरे भाई। चलिए बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन का उदाहरण द्वारा समझाइए। ठीक, वास्तविक विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो आपको हेडिंग डालना होगा कि वास्तविक विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है भाई, इसके अंदर आपको ये लिखना है कि यह एक समांग तंत्र है। क्या लिखा है कि यह एक समांग तंत्र है जिसमें विलय तथा विलायक के कणों का आकार, विलय तथा विलायक के कणों का आकार बराबर होता है। इनके कणों का व्यास 10⁻7 सेंटीमीटर से भी कम होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा नहीं जा सकता है। ठीक, एग्जाम्पल की बात की जाए तो यूरिया हो गया, चीनी हो गया। ठीक है भाई, ये आपका वास्तविक विलयन का उदाहरण मैंने दे दिया और परिभाषा दे दिया। ठीक, अब हम बात करते हैं कोलाइडी विलयन। तो करना क्या है, हेडिंग डालना है कोलाइडी विलयन। ठीक, अब इसके अंदर क्या लिखना है कि यह एक विषमांग तंत्र है। ठीक, कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। मैंने क्या बोला कि आपको हेडिंग डालना होगा कोलाइडी विलयन। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि यह एक विषमांग तंत्र है। ठीक, कोलाइडी विलयन भिन्न भिन्न व्यासों के कण उपस्थित होते हैं। इस विलयन में विलय के कणों का व्यास 10⁻4 सेंटीमीटर से 10⁻7 सेंटीमीटर होता है।
होता है और विलायक के कणों का व्यास 10⁻³ के 7 सेंटीमीटर से 10⁻³ के 8 सेंटीमीटर होता है। इन्हें अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी देखा जा सकता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है यार, तय कर लेना। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो गोंद हो गया, जिलेटिन हो गया इत्यादि। ठीक, कोलाइडल विलयन भी इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको क्वेश्चन इस तरह पूछाएगा कि वास्तविक विलयन तथा कोलाइडल विलयन का उदाहरण देकर समझाइए। तो एक तरफ आपको हेडिंग डालना होगा वास्तविक विलयन, फिर उसके नीचे डालना होगा कोलाइडल विलयन। दोनों बता दिए मेरे भाई। चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। क्या लिखा है, पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं? पेप्टिकल को उदाहरण देकर समझिए। ठीक, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेप्टिकल की विधि स्कंदन की विपरीत होती है। पेप्टिकल की जो विधि है स्कंदन के विपरीत है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडल विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकल कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने क्या बोला, पेप्टिकल से आप क्या समझते हैं, ये रहा क्वेश्चन। उसका आंसर क्या लिखना है कि पेप्टिकल की जो विधि होती है वही लिखा है, पेप्टिकल की विधि स्कंदन के विपरीत होती है। किसी ताजे बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्ट को मिलाकर कोलाइडल विलयन बनाने की प्रक्रिया को पेप्टिकल कहते हैं। जैसे मतलब FeOH का होल थ्राइस। ठीक, ये रहा चौथा नंबर भी क्वेश्चन है मेरे भाई। करना क्या है, ऐसे आपको चाहते हो कि हमें इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे, है ना, शाम 6 बजे सुबह 9 बजे, तो करना कुछ नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए 4वां नंबर कंप्लीट, अभी और बताएंगे, देखते रहो। ठीक, चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि द्रव स्नेही और द्रव विरोधी कोलाइड किसे कहते हैं? प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। ठीक, द्रव विरोधी कोलाइड या द्रव स्नेही कोलाइड किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जिसका आंसर क्या लिखना है, आपको हेडिंग डालना होगा कि द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसके अंदर क्या लिखना है, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। नहीं समझ पा रहे हो, आपको हेडिंग डालना है द्रव स्नेही कोलाइड। अब इसके अंदर क्या लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर, मैंने क्या बोला, वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आकर तुरंत कोलाइडी कणों में विभाजित होकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं, उन्हें द्रव स्नेही कोलाइड कहते हैं। ठीक, ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत, इसको बता कर लेना है। अब उदाहरण की बात की जाए तो जिलेटिन, स्टार्च, गोंद, प्रोटीन आदि। ठीक, तो द्रव स्नेही कोलाइड पता चल गया। अब हम बात करते हैं इसके बाद द्रव विरोधी कोलाइड का, जो कि इसी क्वेश्चन का है। ठीक, तो आपको फिर हेडिंग डालना होगा द्रव विरोधी कोलाइड। मेरे भाई फिर क्या आपको हेडिंग डालना है कि द्रव विरोधी कोलाइड। ठीक, इसके अंदर क्या लिखना है कि वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं। वे कोलाइडी पदार्थ जो विलायक के संपर्क में आने पर सरलता से कोलाइडी विलयन नहीं बनाते हैं, उन्हें द्रव विरोधी कोलाइड कहते हैं। उदाहरण की बात की जाए तो धात्विक हाइड्रोक्साइड यानी कि FeOH का होल थ्राइस। बस आपको एक ही उदाहरण लिख देना है, जो कि अगर आप इतना लिखते हो तो यहाँ से आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा। ये 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। चलिए अब हम बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि लिगेंड किससे कहते हैं? लिगेंड से आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं। क्या लिखा है, वह आयनिक स्पीशीज जो संकर यौगिक में केंद्रीय आयन से अस्थायी रूप से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम लिगेंड कहते हैं। ठीक, उदाहरण की बात की जाए तो K4Fe ब्रैकेट के अंदर CN ब्रैकेट क्लोज फिर 6 में जो है CN, जो देखिए इसमें जो CN है वो माइनस का आयन लिगेंड है, क्योंकि यह संकर में Fe डबल पॉजिटिव आयन से सीधे जुड़ा है। ठीक, देखिए Fe डबल पॉजिटिव सीधे जुड़ा है। मतलब आप किसी तरीके से इतना उदाहरण लिख देते हो, ये लिगेंड कैसे कहते हैं लिख देते हो, तो यहाँ से 3 नंबर का आता है। 3 नंबर के देखिए लिखा हुआ ना, 3 नंबर आपका हाथ में तुरंत ही पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 7वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कोलराउस का नियम किससे आप क्या समझते हैं? ठीक, कोलराउस का नियम किसे कहते हैं आप क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर क्या जाएगा, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या लिखा है, अनंत अनुता पर किसी विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता उसमें उपस्थित धनायन या ऋणायन अनंत अनुता के मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है, इसे हम कोलराउस का नियम कहते हैं। ठीक, ये रहा मेरे भाई अनंत अनुता पर विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। M क्या है, M को बोलते हैं मोलर चालकता। जो आपका निशान लगा है ये आप हमारे सारे बच्चे जानते हो क्या, इसे बोलते हैं इनफाइनाइट या अनंत। ठीक, अभी N+ क्या है, या N+ आपका धनायन संख्या है, N- क्या है, ऋणायन संख्या है। ठीक, बिल्कुल ऐसे लिख देना है। इसके बाद आपको हेडिंग डालना होगा कोलराउस का अनुप्रयोग। ठीक, क्योंकि वो भी जरूरी है। फिर आपको हेडिंग क्या डालना है, अनुप्रयोग। अब अनुप्रयोग में नंबर 1 ये लिखना है कि अनंत अनुता पर दुर्बल विद्युत अपघट्ट की मोलर चालकता। दूसरा नंबर क्या लिखना है, दुर्बल विद्युत अपघट्टों के वियोजन की मात्रा की गणना। ठीक है भाई, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा। यहाँ तक अगर आप लिखते हो तो अनुप्रयोग भी लिखना पड़ेगा भाई, अगर आप नंबर लेना चाहते हो तो, क्योंकि पूरा लिखोगे तभी नंबर मिल पाएगा। केमिस्ट्री का ये सिस्टम है, होता है नियम, समझ लो जी। ठीक, क्योंकि अनुप्रयोग पूछा तो भाई अनुप्रयोग भी लिखना जरूरी है, और कम से कम 2 अनुप्रयोग तो होना जरूरी है, कंपलसरी। समझ गए ना। चलिए बात करता हूँ
इसके बाद वाला क्वेश्चन 8वां नंबर। बात करते हैं हेनरी के नियम क्या है। हेनरी के नियम किसे कहते हैं। बहुत बच्चे बोलते हैं, कभी कभी कमेंट करते हैं सर ये कट गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं, अगर मान लिया कट गया है तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस पाई जाती हैं, ठीक। तो इसीलिए बिल्कुल ये मत सोचना कि नहीं कटा है, ये आएगा, कटा वोटा नहीं है आपके क्वेश्चन बैंक में नहीं है, तो ये मत सोचो नहीं आएगा, आएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, इसे तैयार कर लेना, छोटा है यार, तैयार कर लो, क्या जाता है, ठीक। क्या लिखना है, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होता है, इससे हम हेनरी का नियम कहते हैं, ठीक है भाई। फिर क्या करना है, एम समानुपाती पी, तो क्या लिखा है, एम समानुपाती जब निशान हटाओगे तो बराबर के लग जाएगा, के और पी जुड़ जाएगा। अब रही बात कि भैया के क्या है, तो के आपका समानुपाती स्थिरांक है, ठीक। पी क्या है, साम्य पर गैस का दाब है, वही पी मतलब प्रेशर मतलब दाब। एम क्या है, घुली हुई गैस की मात्रा है। ये आपका हेनरी के नियम कंप्लीट हो गया है, 8वां नंबर है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ठीक। तो करना क्या है, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। चलिए बात करता हूँ 9वां नंबर क्वेश्चन लिखा है राउल्ट के नियम से आप क्या समझते हैं, इसके उदाहरण सहित आपको समझाइए, ठीक पूरा। तो इसको भी आपको देख लेते हैं। क्या लिखा, किसी निश्चित ताप पर द्रव विलयन में उपस्थित किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब उस घटक के मूल प्रभाज के समानुपाती होता है, उसे हम राउल्ट के नियम कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ठीक। ये क्या है, पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट पी एक्स बी, ठीक। अब हाइड्रोजन डालना है। राउल्ट के नियम की सीमाएं कम से कम आपको 2-3 लिखना, 2 कंपलसरी सीमाएं, ठीक। नंबर 1 सीमाएं क्या है कि यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। ध्यान रहे वही सीमा याद करना है, या सीमा याद करना है जो सबसे आसान हो, क्योंकि आपको प्रॉपर्ली बना रहे, ठीक। तो राउल्ट के नियम सीमा डाल दिया। हेडन क्या हो जाएगा, नंबर 1 यह नियम केवल अतितनु विलयनों पर कार्य करता है। दूसरा नंबर क्या है कि एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होना चाहिए। एनटीपी फुल फॉर्म होता है नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर, ठीक। यानी कि हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप दाब, सामान्य ताप दाब। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेचुरल टेम्परेचर प्रेशर। तो ये तो याद ही हो जाएगा कि एनटीपी पर दोनों घटक अवापशील होते हैं, ठीक। तो ये राउल्ट के नियम भी कंप्लीट। तो मेरे भाई करना कुछ नहीं है आपको, है ना, ये सब एरो, ठीक है। तो जैसा कि राउल्ट के नियम भी इंपॉर्टेंट है, 9वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करता हूँ 10वां नंबर। अगर आप चाहते हो कि हमें ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलता रहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ पर, और खास बात है कि आपके कमेंट के अनुसार, तो कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कमेंट जरूर कर देना कि कल कैसी वीडियो चाहिए। चलिए अब हम बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भौतिक अधिशोषण एवं रासायनिक अधिशोषण से आप क्या समझते हैं, ठीक। ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ चाल भले लिखा लेंगे, 10वां नंबर पर आता है, ठीक। अब आपको एक तरफ लिखना है भौतिक अधिशोषण, एक तरफ आपको लिखना है रासायनिक अधिशोषण, ठीक। अब भौतिक अधिशोषण में मेरे भाई 5 नंबर का आता है, मैं पहले क्लियर कर दूं, आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाना चाहिए कि 5 नंबर का आता है, अंतर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे इस तरीके पूछेगा कि भौतिक अधिशोषण तथा रासायनिक अधिशोषण में अंतर लिखिए। तो एक तरफ आपको हेडर डालना होगा भौतिक अधिशोषण, एक तरफ आपको हेडर डालना होगा रासायनिक अधिशोषण। अब इसके अंदर क्या लिखना है, पहले नंबर कि यह वंडर वाल्स बलों के कारण होता है ना। इसमें क्या लिखना है कि यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। देखिए है ना, बिल्कुल ऐसे आपको समझ याद आना चाहिए कि यह वंडर वाल्स बलों के कारण होता है, यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है, ठीक। फिर इसके दूसरा नंबर क्या लिखना है कि यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है, यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है, ठीक। इसमें तीसरा नंबर क्या लिखना है कि यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। इसमें क्या लिखना है कि यह अनुत्क्रमणीय है, ठीक। यह क्या है, उत्क्रमणीय है, यह क्या है, अनुत्क्रमणीय है। इसमें चौथा नंबर क्या लिखना है कि इसमें सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या लिखना है, कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये रहा 10वां नंबर क्वेश्चन मेरे भाई। तो करना कुछ नहीं यार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सब, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी है ना, कुछ दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। कल कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो आपको कमेंट कर देना है। और हाँ, एक बात और बता दूँ मेरे भाई, कल बायोलॉजी पर 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा, नहीं 60 महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा आंसर के सहित। तो ध्यान रहे, सबका कर लेना, और शाम 6 बजे आएगी वीडियो, ठीक। तो मेरे भाई जैसा कि आशा करते हैं वीडियो देख करके समझ गए, अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।